So, hello friends, my name is Brij Mohan Joshi and welcome to online गुरुजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हमें बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जो यूपीएससी का स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसीज़ निकली हुई हैं उसके बारे में सर एक स्ट्रेटेजी वीडियो आप बना दीजिए। क्लियर? तो उसके मैं नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन एग्ज़ाम उसका शिफ्ट हो चुका है जहाँ तक मेरी नॉलेज है मई 2021 में। तो बहुत ज़्यादा टाइम है अभी उसके लिए, तो आपको आराम से अभी भी तैयारी शुरू करोगे तो आराम से हो जाएगा, और एक स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करो। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या उसमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो उसके पेपर पैटर्न के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं, ठीक है ना, कि उसके अंदर 2 घंटे का वो एग्ज़ाम होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे उसमें, जनरल स्टडीज़ जिसके अंदर आएगा, ठीक है, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग आएंगी, लेबर लॉज आएंगे, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स आएगी और रीजनिंग आएगी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जनरल स्टडीज़ में आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं बिल्कुल भी। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, वो लास्ट तक देखें, आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में कि कौन से सब्जेक्ट आपने बिल्कुल नहीं छूने हैं और कौन से सब्जेक्ट छूने हैं, और जो छूने हैं वो कितने डिटेल में छूने हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भरते हैं, कॉमर्स के भी भरते हैं, साइंस के भी भरते हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाउट जो है वो मैं पहले से जानता हूँ कि वो 3 टॉपिक्स इसके अंदर हैं। पहले हम लोग 3 टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसके बाद बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और ये 3 टॉपिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पर वो है, खासकर जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, कि जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सोशल सिक्योरिटी और लेबर लॉस के लिए क्या करें, क्या पढ़ें, ठीक है ना। तो मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियो में पहले से ले आया, जो आपकी समस्या थी उसको मैंने सबसे पहले एड्रेस कर दिया। और लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि 120 सवाल अगर आएंगे तो वहाँ पर इन तीनों का जो एवरेज होगा वो 20 से 25 के बीच में होगा। यानी कि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम के जो पेपर करवाया था यूपीएससी ने इसी स्पेशल रिक्रूटमेंट का, उस पेपर को मैंने स्टडी किया, तो मैंने उसमें देखा कि 120 में से 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो इन टॉपिक्स के ऊपर हैं। मतलब अगर आपके बाकी टॉपिक्स जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे लास्ट में, अगर वो स्ट्रांग हैं तो आराम से इस पेपर को निकाला जा सकता है। इनके चक्कर में आपको इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। इनको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाए, तो 20-25 से ज़्यादा कितना होगा, 30-40 हो सकता है। जहाँ पर ये 30-40 पहुँच गया तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि पढ़ना तो यहाँ पे भी पड़ेगा, लेकिन इतना टफ नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई पहाड़ खोदना है इसमें, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं ये, थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको सोर्सेज भी बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आराम से इसको पढ़ेंगे और बाद में जो है, अभी हम लोग थोड़ा सा बिजी हैं आजकल। जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का 4 अक्टूबर को, उसके बाद फिर यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, ठीक है। उससे पहले हिमाचल पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए वीडियोस वगैरह, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए वो हैं। तो बाद में अगर हमें टाइम लगेगा तो मैं इसके लिए ऑनलाइन क्लास भी शुरू करूँगा, ठीक है ना, हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो उसके लिए भी अगर कोई तैयार है, किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है कि वो चाहता है कि इसकी ऑनलाइन क्लास करे जूम प्लेटफॉर्म पे या फिर हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स तैयार होते हैं अच्छे खासे तो हम लोग शुरू कर लेंगे, क्योंकि इसका हम लोग यूट्यूब पे नहीं करा सकते क्लास, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है ना, हमको कवर अप करने के लिए। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बाद में अक्टूबर के बाद में इन सब की, यानी कि पूरे के पूरे ईपीएफओ का एक बैच चला सकता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। तो उसके लिए अगर कोई चाहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। अदरवाइज़ आपको लिंक में एक ईमेल एड्रेस मिलेगा, आप वहाँ पर मेल करके बता सकते हैं कि सर हम लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर हमें अच्छे खासे कैंडिडेट मिलते तो मैं प्रॉपर ही क्लास शुरू कर दूंगा, इसकी बात खत्म हो जाएगी वहीं पे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो क्या करना है आपने। कुछ फॉलो नहीं करना है आपने। क्लास 11th और क्लास 12th की जो अकाउंट्स की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ लीजिए आप,
ठीक है ना। उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, बैंक रिकन्सिलिएशन, ठीक है ना। यानी ये पूरी की चीज़, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, बैलेंस शीट किसे बोलते हैं, ठीक है ना, और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा 11th और 12th की जो अकाउंट्स की बुक है। उसमें कुछ कंप्यूटिंग टेक्निक्स भी, अकाउंटिंग की, टैली वगैरह की, वो नहीं करनी है आपने जनरली। वो मतलब सॉरी, टैली वगैरह की जो टेक्निक्स हैं उनको करके जाना, उल्टा मैं बोल दिया, सॉरी, उनको भी करके जाना, क्योंकि इसके अंदर अभी कंप्यूटर और आईटी एप्लीकेशन भी है, तो पूछ सकता है, रिस्क नहीं लेने का है। आपने 11th और 12th की जो अकाउंट्स की एनसीईआरटी है उसको पूरा कवर अप करके जाना है। न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इसमें, न्यूमेरिकल नहीं, सिर्फ थ्योरी और डेफिनेशन। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो कौन कौन सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंपोनेंट्स होते हैं, जो जनरल अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब आपको चैप्टर वाइज उसमें दिया रहेगा पूरा। काफ़ी अच्छे समझाया एनसीईआरटी में कि अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है ना, और कैपिटल क्या है, मतलब जो पूरी की पूरी जो सिस्टम है आपका, वो जो कॉरपोरेट वगैरह के अकाउंट्स होते हैं, जैसे मैनेजरियल अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट है, सब समझाया हुआ है। मैं भी यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, मैं खुद जो है वो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं भी जब पढ़ता हूँ तो दीज आर वेरी इजी थिंग्स, मतलब इतना कोई, मतलब जैसे बोलते हैं ना, रॉकेट साइंस नहीं है ये। थोड़ी सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको नंबर्स ऐड सब्ट्रैक्ट करना आपको पता है, तो अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उसके लिए पहाड़ खड़ा किया जाए, ठीक है ना। अकाउंटिंग का सिंपल सा काम है कि आपने प्लेसमेंट करनी है वहाँ पर डिजिट्स की, कि किसको कहाँ पर रखना है, किसको कहाँ पर रखना है, और वो पूरा कमाल लैंग्वेज का है, ठीक है। तो पूरे के पूरे अकाउंट के फॉर्मेट होते हैं, तो उसमें आपको बुक में बताया होगा, ठीक है ना, पूरा बताया है बुक के अंदर क्या क्या फॉर्मेट्स हैं, क्या नहीं है, ठीक है। तो उनके हिसाब से उस पूरी बुक को पढ़ लीजिए आप। 11th और 12th की अकाउंट्स की एनसीईआरटी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, वहाँ से आपका ये पूरी तरह से कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और ध्यान किस में देना है आप, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करना है यहाँ पर बिल्कुल भी, ठीक है ना। आपने क्या करना है, आपने बस उसके प्रिंसिपल को सीखना है, यानी कि उसके अंदर डेफिनेशन क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, और कौन कौन सा रूल उसमें यूज़ होता है, ऑडिटिंग वगैरह, ये सब इसके अंदर आएगा। तो टॉपिक्स आपको बुक में मिल जाएंगे। आप पहले 11th, क्योंकि बहुत टाइम है, तो 11th और 12th की एनसीईआरटी आराम से कर लो, आराम से ये हो जाएगी, इतना कोई इसके अंदर पहाड़ नहीं, खुद से आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर खुद से नहीं हो रहा तो अभी स्किप कर दो, ठीक है, बाकी चीज़ें कर लो, जीएस की, ठीक है, इंग्लिश कर लो, मैथ्स रीजनिंग कर लो। बाद में जब, अब क्योंकि मई में एग्जाम है, अगर अप्रैल में भी मैं, मार्च में भी गाइड करूँगा आपको, तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा उसके लिए, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कि इसकी हम क्लास शुरू करें तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ ईपीएफओ के लिए हम लोग कर रहे हैं, जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। बाकी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, उसका हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर क्लास चलाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत मास स्केल पे बच्चे इसको देते हैं, ये बहुत लिमिटेड रहता है, इसमें सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसके लिए यूट्यूब पे इसकी वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, हर चीज़ सोचनी पड़ती है। तो ये हो गया। उसकी बताइए आप सोशल सिक्योरिटी में, तो सोशल सिक्योरिटी जो है सामाजिक सुरक्षा इसको बोलते हैं। सामाजिक सुरक्षा किनको दी जाती है, सामाजिक सुरक्षा उन लोगों को दी जाती है जो डिप्राइव्ड लोग हैं सोसाइटी के, ठीक है, जो वीक हैं, जैसे ओल्ड एज लोग हो गए, ठीक है ना, और बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हो गए, क्लियर। तो सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी में आप सारी की सारी स्कीम्स जरूर करके जाना। नेट पे गूगल करो, आप गूगल पे लिखो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन इंडिया, तो जनधन, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री बीमा योजना, ये सारी की सारी स्कीम्स आपको मिल जाएगी। वहाँ पर एक एक करके उन स्कीम्स को करके जाना है, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा आपको, ये सारी की सारी स्कीम्स, उनको आप कर लेना। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी को लेकर इंडिया में कुछ एक्ट हैं, कुछ कानून हैं, ठीक है। तो वो आप अगर गूगल में सर्च करेंगे सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स इन इंडिया, वहाँ पे मिल जाएंगे, खुद पढ़ना शुरू कर दो। नहीं तो मैंने यहाँ पर आपको एक लिंक दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक के अंदर चेक करेंगे तो सीधे आप उस पेज पे पहुँचेंगे जहाँ पर ये एक्ट हैं, ठीक है ना। तो जैसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है 1972, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट है 2017, इस तरह के वहाँ पे बहुत सारे कानून दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो लॉज आपको पढ़ने हैं, वो छोटे छोटे लॉज होते हैं, इतने बड़े लॉज नहीं है। पढ़ना शुरू करिए, समझ में नहीं आएगा तो बाद में रिक्वेस्ट आप करेंगे हमसे, तो हम आपके लिए क्लासेस शुरू कर देंगे, इसके लिए कोई इतना बड़ा घबराने की बात नहीं है। उसके लेबर लॉज जो हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि अब गवर्नमेंट ने सारे के सारे जो लेबर लॉज हैं उनको मर्ज करके 4 लॉज लाने का फैसला किया है, जिसमें एक लॉ पास हो चुका है और ये एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। कोड ऑन वेज एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया इसको, लेकिन नोटिफाई नहीं हुआ है। तो कोड ऑन वेज एक्ट 2019 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019, ये भी आपका ये मतलब अभी कमेटी की लेवल पे है। ये तीनों के तीनों बिल अभी पास नहीं हुए हैं पार्लियामेंट से, लेकिन ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये तीनों ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019। तो ये मैंने आपको 4 बता दी, ये तो करके जाने हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। बाकी जितने भी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम्स हैं मैंने आपको लिंक दिया, आप लिंक में देख सकते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इनको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें करनी है। और इसके लिए आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ें, इसके लिए आप नेट का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन इंडिया, तब तक कोई नहीं आती है उसके नोट्स बना लो कि जनधन है, अब करना क्या है, जनधन उसके अंदर क्या योजना है, ठीक है ना, क्या स्कीम है, क्या बेनिफिट होगा, कितने रुपए का बेनिफिट होगा। कोई भी एक स्कीम है, जैसे स्टैंड अप इंडिया है तो ये स्टार्टअप के लिए है, ठीक है ना, तो किन को दिया जाएगा, SC ST, ठीक है, विमेन, माइनॉरिटी, जो भी है, आप उसकी पूरी की पूरी स्कीम्स आपने पढ़नी है सोशल सिक्योरिटी की। तो उसके लिए आप कहीं पर भी गूगल में सर्च करेंगे तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको लिंक दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, तो उस लिंक में जाके आप देखें तो वहाँ पर आपको सारे के सारे एक्ट मिल जाएंगे। लेकिन ये 4 एक्ट आपको करके जाने हैं ज़रूर एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इतना सब कुछ जो आप करोगे तो 20 से 25 सवाल वहाँ पे बनेंगे। और हो सकता है अगर इस बार यूपीएससी थोड़ा ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि वर्क एरिया तो यही है करने का, ठीक है। हालांकि जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड के तहत आपको रहना पड़ेगा एज एन EO और एन AO, ठीक है। तो लगभग अगर 30 से 40 क्वेश्चंस अगर इस सेक्शन से आते हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा मानना है, क्योंकि टाइम बहुत है, लेकिन शुरुआत आप यहाँ से मत करो, ठीक है ना। ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी होगी। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के, देखो जिसने लॉ किया होगा उसके लिए तो ये चीज़ें बड़ी आसान है, क्योंकि लॉ में लेबर लॉज वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। और सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स अगर नहीं भी हैं तो, लेकिन कोई भी लॉयर है वो एक्ट पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाता है कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कॉमर्स वाले इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जो साइंस के बच्चे हैं जिनका ये सब्जेक्ट नहीं है, आप अभी प्लीज़ इसको स्किप कर दीजिए, आप पहले इसकी सेकंड पार्ट को करिए, ठीक है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, क्योंकि ये सबकी प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया। सो टू मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट आई विल हैव टू रब दिस बोर्ड, सो प्लीज गिव मी 2 minutes। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो वो इंग्लिश है, क्लियर। तो इंग्लिश में यहां पर वोकैब और ग्रामर कुछ भी पूछ सकता है, या सेंटेंस करेक्शन भी पूछ सकता है। एक्चुअली में जनरली क्या पूछता है, वो एक पूरा सेंटेंस देता है, सेंटेंस के बीच में एक वर्ड लिखता है, ठीक है, और फिर उसका मीनिंग पूछता है, ठीक है ना। तो आप वोकैबुलरी अपनी तैयार करते रहें, डेली 20 वर्ड्स। तो 20 वर्ड्स आप ए से स्टार्ट करके इस तरह से 20 वर्ड्स डेली, या फिर आप सबसे बढ़िया है न्यूज़पेपर पढ़ें। एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वोकैबुलरी के, वो सब न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी होती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें नए नए वर्ड जो आपको मिलते हैं उनके मीनिंग्स वहाँ पे लिखें। इसके फिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जो लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 20 क्वेश्चन रहते हैं इसके। अब देखो, आप वहाँ पर लेबर लॉ पढ़ोगे, ये सब कुछ पढ़ोगे, इतना दिमाग खपाओगे अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो, और यहाँ पर सिंपल वोकैबुलरी याद करोगे तो आपके हो सकता है 20 में से 20 आ जाए, नहीं तो 15 तो आ ही जाएंगे अगर ढंग से पढ़ोगे तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, इसको फोकस किया जाए। उसके बाद क्वांट और रीजनिंग, क्लियर। तो क्वांट और रीजनिंग के भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे।
क्लियर है? तो ये भी काफ़ी इजी पार्ट है, जिन लोगों का स्ट्रांग है तो उसको फोकस कर सकते हैं। देखो अगर क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश किसी की अच्छी है, मतलब जो लोग सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्लियर, यूपीएससी वाले भी नहीं, क्योंकि यूपीएससी वाले इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, क्वांट रीजनिंग उतना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर सिर्फ सीसेट क्वालिफाइंग करना होता है। हाँ, यूपीएससी वाले लेबर लॉज वगैरह अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, देखो आपके लिए 40 नंबर यहाँ पर फ्री के इंतजार कर रहे हैं, अगर आप ढंग से करो तो, ठीक है ना। तो ये दो पार्ट हो गए। उसके बाद हिस्ट्री में जो कैच है, हिस्ट्री के अंदर भाई साहब मॉडर्न इंडिया में भी पूरा नहीं आएगा, एंशिएंट मेडिवल तो आएगा नहीं। क्या लिखा हुआ है यहां पर? सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब बुक जो मैं बताऊंगा, सबसे पहले बुक बताऊंगा इजी वाली बुक, स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न इंडिया की बुक है उसको पढ़ के जाओ। और अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल पेपर निकालना ही निकालना है और थोड़ा सा कष्ट ले सकते हो क्योंकि टाइम बहुत है, तो मैं इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल नाम से एक बुक आती है बिपिन चंद्रा की। गाइड वाइड से नहीं पढ़ना है, यहां पर यूपीएससी काफी गहरे क्वेश्चन बनाएगी, तो इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बिपिन चंद्रा से आप पढ़ सकते हैं। और आपने जो पढ़ना है मेनली वो किस पीरियड से पढ़ना है मैं आपको वो भी बता देता हूं। वो आपने पढ़ना है 1885 से 1947 के बीच में, यानी कि कांग्रेस बनने से आज़ादी तक। इस पीरियड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे मॉडर्न इंडिया से, यानी कि 95% चांसेस क्वेश्चन के यहाँ पे होंगे। और 1773 से या फिर 1707 जब औरंगजेब की डेथ हुई, मॉडर्न इंडिया की जो शुरुआत हुई, वहाँ से 1885 तक क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है। मतलब इसमें रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो सब कुछ वॉइस रॉय गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर बनेगा। स्पेशली यहाँ पर जो पूछा जाता है वो कांग्रेस के आने के बाद, और ज़्यादा क्वेश्चन जो रहते हैं वो महात्मा गांधी के एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी यानी कि 1916 के बाद के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर आपका रॉलेट सत्याग्रह आता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा उसके अंदर, ठीक है ना। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च, ये सब, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब इसके अंदर पूछा जाता है। तो ये है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों पोर्शन आपको क्लियर हो गए, क्लियर। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड मिटा देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है मैंने आपको क्या बताया, क्या नहीं पढ़ना है, मैं यहां पे लिख देता हूं। एंशिएंट नहीं पढ़ना है, मेडिवल नहीं पढ़ना है, ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि सिलेबस में ज्योग्राफी नहीं है, आप देख लीजिए उसको, समझ में आया कि नहीं है। और मॉडर्न में 1707 से 1885 का नहीं पढ़ना है। लास्ट में टाइम हो थोड़ा सा देख के चले जाओ, जहां तक मेरा ख्याल है नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल लिखा हुआ है इसमें, और फ्रीडम स्ट्रगल 1885 के बाद ही शुरू होती है। अगला जो आपने पढ़ना है वो है जनरल साइंस एंड कंप्यूटर, क्लियर। तो जनरल साइंस के लिए ल्यूसेंट की बुक को फॉलो करें या फिर एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, लेकिन ल्यूसेंट ज़्यादा सही रहेगा इसके लिए क्योंकि उसमें सारा कुछ है एनसीईआरटी का। और कंप्यूटर्स के लिए भी आप ल्यूसेंट फॉलो कर सकते हैं या कंप्यूटर का कोई भी बुक ले सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जस्ट इसमें बेसिक आता है, ठीक है ना, कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, इंटरनेट क्या है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जो बेसिक कंप्यूटर्स बैंकिंग के अंदर पूछा जाता है वही इसके अंदर पूछा जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद इकोनॉमी, करंट, ये टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमी के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, क्लियर, या फिर आप इकोनॉमी को जो है वो एनसीईआरटी से कर सकते हैं बेसिक के लिए, लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के लिए। या फिर आप इसके लिए रमेश सिंह भी पढ़ सकते हैं,
जो इंडियन इकोनॉमी की जो बुक आती है, लेकिन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, क्योंकि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। तो न्यूज़पेपर पढ़ें और एनसीईआरटीज़ पढ़ें जो मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा। रमेश सिंह को आप फॉलो कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप नोट से पढ़ना चाह रहे हैं तो श्रीराम आईएएस, यानी कि जो श्रीराम सर के जो नोट्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वो आपको या तो ऑनलाइन मिल जाएंगे, नहीं तो आप दिल्ली से उनको मंगा लीजिए, किसी भी कोरियर और फोटो स्टेट वाले का नंबर आपको गूगल में मिल जाएगा। श्रीराम सर के नोट्स बेस्ट हैं इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी इसमें यूपीएससी लेवल की आएगी। करंट के लिए मैंने जो आपको बताया, आप इनसाइट्स, ठीक है ना, इनसाइट्स के करंट अफेयर्स जो आते हैं, मंथली करंट अफेयर्स के जो पैक आते हैं, मतलब पीडीएफ आता है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि क्या है कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो यूपीएससी करवा रही है, तो यूपीएससी में हल्का कुछ नहीं पूछा जाता। कोई भी ग्रुप ए का जो एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी वो पूछा जाएगा। तो जनरल साइंस के लिए, जनरल साइंस में थोड़ी बहुत आपकी टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, क्लियर है कि नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी देखें उसको, ठीक है, वो आपको नेट से मिल जाएगा। जैसे मतलब टेक्नोलॉजी करंट में ही कवर होगा, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब, ठीक है। तो वो अगर आप चाहेंगे तो मैं पार्ट में आपको गाइड कर सकता हूँ। कंप्यूटर बैंकिंग लेवल की आती है, तो बैंकिंग की कोई भी बुक उठाइए कंप्यूटर की, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए इसको, ठीक है। और इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया, न्यूज़पेपर से करिए, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए उसमें, क्योंकि करंट वहाँ से कवर अप होगा, इंग्लिश की वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं आप, द हिंदू पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना। और रमेश सिंह, या फिर सबसे बढ़िया है आप इंडियन इकोनॉमी के लिए श्रीराम आईएएस पढ़ सकते हैं। अब एनसीईआरटी में इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह की इकोनॉमिक्स पूछी जा सकती है। हालांकि लिखा उन्होंने इंडियन इकोनॉमी है, लेकिन पहले आप मैक्रो इकोनॉमिक्स करके जाइए एनसीईआरटी को। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो श्रीराम आईएएस के नोट उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, सारा लेटेस्ट उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और करंट के लिए आप इनसाइट्स फॉलो कर सकते हैं, उनके जो मंथली करंट अफेयर कैप्सूल है उनको आप डाउनलोड करके पूरा का पूरा यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप देखिए, इसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर वेटेज बता दी। जो 3 शुरू के सेक्शन में रहते हैं उनमें आप 20 से 25 क्वेश्चन एवरेज ले लीजिए, मैक्सिमम हो सका तो 40 क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है ना। लेकिन आपको हिट कहाँ पे करना है, जो ईजी पार्ट है यहाँ का, जैसे इंग्लिश ईजी है, मैथ्स और रीजनिंग ईजी है, ठीक है। जिन लोगों का मैथ्स और रीजनिंग वीक है तो वो फिर बाकी पार्ट से फोकस करें, ठीक है। मॉडर्न इंडिया काफ़ी स्कोरिंग है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इकोनॉमी स्कोरिंग है, करंट स्कोरिंग है, मतलब लगभग क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। वो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। तो अब मैं स्ट्रेटेजी को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स और रीजनिंग बहुत ख़राब है तो उनको फिर बाकी चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। जिनका मैथ्स रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर वहाँ पे जितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर लेबर लॉज, अकाउंटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। हालांकि जिसका मैथ्स अच्छा होगा वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को भी समझ जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है मैथ्स और रीजनिंग के बेसिस पे, आप अपनी स्ट्रेटेजी को बना के रखिए। लेकिन मेरा सुझाव यही है कि आप जो शुरुआत करिए, शुरुआत आप इंग्लिश से करिए, शुरुआत आप मैथ्स रीजनिंग से करिए, जीएस पढ़िए साथ साथ में। मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने आपको बुक बता दी थी, वहाँ पर या तो स्पेक्ट्रम कर लो या फिर बिपिन चंद्रा कर लो। शुरुआत आप स्पेक्ट्रम से ही करो, ठीक है ना। बिपिन चंद्रा की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, ठीक है, लेकिन स्पेक्ट्रम से शुरुआत कर लीजिए आप, क्लियर है कि नहीं है। अब मैं ये बुक्स के नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स इनकी प्रिपरेशन करते हैं, फिर वही मतलब स्टूडेंट्स होते हैं वो जो लोग यूपीएससी के लिए पढ़ रहे होते हैं और जिनका या फिर सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करते हैं, तो एक ऑलरेडी एक लेवल होता है, ठीक है। फ्रेशर्स को परेशानी होती है, लेकिन अभी क्या है कि फ्रेशर्स भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जून 2000 मेरे ख्याल से मई 2021 में ये पेपर है। तो मैंने बुक्स आपको बता दी है, ठीक है। तो कौन कौन सी बुक है, तो जिन लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो बिपिन चंद्रा पढ़ के जाएं। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया, वो आपका स्पेक्ट्रम पढ़ के जाएं, ठीक है। जनरल साइंस के लिए मैंने आपको बताया लूसेंट से बाहर कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है ना। वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखने हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी करके जाएं, इसमें नेट से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। आई हैव ट्राई टू टच ईच एंड एवरी कॉर्नर, ठीक है ना। बट स्टिल इफ देयर इज समथिंग लेफ्ट यू वांट मी टू गिव my insight on that topic, so you can just comment me in the comment section, clear. And I have already told you that if there will be
few students available who are interested in taking the online classes, I will run an online batch for it. इसके लिए मैं एक ऑनलाइन बैच शुरू करूँगा नवंबर या दिसंबर में, ठीक है ना. आई विल नोटिफाई यू व्हेन आई विल स्टार्ट द बैच. तो उसके लिए आपको ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. बट उसके लिए क्या है कि आपको एक ईमेल प्रोवाइड किया जाएगा. आप ईमेल में जो भी इंटरेस्टेड है वो मेल कर सकता है अपने नाम के साथ, ठीक है ना, अपने नाम के साथ कि आई एम इंटरेस्टेड. तो उस हिसाब से हम लोग शुरुआत करेंगे इसकी. तो आपको करवा देंगे इसका सिलेबस एक क्रैश कोर्स टाइप का, ठीक है ना. तो जो लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक तो मेल का लिंक मिलेगा जहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, और दूसरा आपको इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर, जहाँ से आप लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी को देख सकते हो. तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट. सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने जो जीएस का सिलेबस डिस्कस किया उसमें एक पार्ट छूट गया, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगा, ठीक है. हालांकि वो पार्ट इतना कॉमन है कि अंडरस्टूड है, आप सिलेबस से भी देख सकते थे. तो वो था इंडियन पॉलिटी. क्लियर. तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपने एम लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ भी फॉलो और नहीं करना. इस बुक को पेज टू पेज रट्टा मारिए इसका, ठीक है. हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन इसको पढ़िए, आपका वहाँ से कवर अप हो जाएगा, ठीक है. तो इंडियन पॉलिटी आपने पढ़ना है. तो मुझे ये दोबारा मैंने इसलिए बताया कहीं आपको ये ना लगे कि इंडियन पॉलिटी भी छोड़ना है. तो अब आपको छोड़ना क्या है वो आपको पता ही है. एक तो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें. और दूसरा आपको छोड़ना है ज्योग्राफी, इसको भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं. तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बाकी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से करिए. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. तो जितना भी मैंने आपको बताया उसको ध्यान से देखिए. और इसका जो मैं स्पेशल बैच शुरू करूँगा सितंबर में, तो उसके लिए भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. तो ईमेल आईडी आपको नीचे दिया होगा, उस ईमेल आईडी में आप उसमें मेल कर सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना. तो हम उसके बाद क्लास शुरू कर देंगे, क्योंकि उस चीज़ की हम लोग यूट्यूब पे यूपीएससी की क्लास यूट्यूब के अंदर नहीं चलाएंगे पूरी प्रॉपर. यहाँ पर जो प्रॉपर क्लासेस चलेगी वो रेलवेज़ की चलती हैं, ठीक है. रेलवेज़ के लिए हम लोग जीएस पढ़ाएंगे ग्रेजुएट लेवल के लिए, ठीक है. और जो अभी सीईटी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए, ठीक है ना, जिनको बहुत सारे लोग पेपर देते हैं. यूपीएससी की एग्ज़ाम बहुत सेलेक्टेड लोग देते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग स्पेशल बैच ही चलाते हैं जो कि हमारे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.